हेलो डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी में हम हिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, है ना। आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि इस चैप्टर में हम कर रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में, कि किस तरह से आफ्टर 7th सेंचुरी सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग किंगडम्स जो है वो इमर्ज हुए थे, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, अलग अलग डायनेस्टीज़ जो है इस्टेब्लिश हुआ। वो कैसे हुआ? तो राजा क्या करते थे, अपने राज्य को संभालने के लिए अलग अलग समानतास रखते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा ये एक राज्य है, तो ये वाला पोर्शन संभालने के लिए एक समानतास को रखेंगे, ये वाला पोर्शन संभालने के लिए एक और समानतास को रखेंगे, ये वाला पोर्शन संभालने के लिए एक और समानतास को रखेंगे। तो जैसे जैसे इन समानतास के पास पावर आ जाते थे, वेल्थ आ जाते थे, या मिलिट्री पावर आ जाते थे, तो वो क्या करते थे, खुद अपने आप को इस राजा से यानी कि किंग से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते थे और अपना ही एक डायनेस्टी या अपना ही एक किंगडम वो एस्टैब्लिश कर लेते थे, है ना। तो इस तरह से न्यू डायनेस्टीज़ जो है वो इमर्ज होते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, कि किस तरह से राजा अपने राज्य को संभालते थे, ठीक है। फिर वही राजा वही करते थे कि अपने राज्य को संभालने के लिए अलग अलग समानता रखते थे, है ना। फिर वो टैक्स कलेक्ट करते थे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से, जैसे कि हो गया पिजेंट्स, जैसे कि हो गया ट्रेडर्स, जैसे कि हो गया कैटल कीपर्स। उन सब से वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और वही टैक्स जो है किसके लिए खर्च करते थे, राजा के इस्टेब्लिशमेंट के लिए खर्च करते थे। और वॉरफेयर में जो भी जितने भी वेल्थ जो खर्च होता था, जितने भी पैसा खर्च होता था, उसमें वो खर्च कर देते थे, है ना। तो वो हमने पढ़ा। फिर हमने देखा प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तिस क्या होता था? जो कॉपर के प्लेट पर लिखा हुआ, खोद के लिखा हुआ होता था, जो कौन लिखते थे? ब्राह्मण्स लिखते थे, ब्राह्मण्स लोग लिखते थे। और ये किसके बारे में लिखते थे? राजा के बारे में, उनके तारीफ में लिखा जाता था। और जो भी ब्राह्मण्स ये लिखते थे, इंस्क्रिप्शन लिखते थे, और उसको मिलता था राजा की तरफ से लैंड ग्रांट्स, यानी कि ज़मीन मिलता था एज ए रिवॉर्ड के तौर पर, उसे इनाम के तौर पर, है ना। तो वो होता था प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वॉरफेयर फॉर वेल्थ, किस तरह से राजा अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और भी ज़्यादा वेल्दियर बनाने के लिए क्या करते थे, वो वॉरफेयर में एंगेज रहते थे, यानी कि लड़ाई में, है ना। हर कोई चाहता है कि जितना उसके पास दौलत होते हैं उतने में वो कोई भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, यही चाहते हैं कि और चाहिए, है ना। तो राजा भी यही चाहते थे कि जितना उसके पास किंगडम्स होगा उससे और बढ़ाना चाहते थे, है ना। तो उसके लिए वो हमेशा क्या रहते थे, वॉरफेयर में वो एंगेज रहते थे। और वॉरफेयर में वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर वो लोग टेम्पल्स पे अटैक करते थे, है ना, ताकि उस टेम्पल्स में जितने भी सारे मूर्ति होंगे, जितने भी सोने होंगे, सोने चांदी जितने भी होंगे, वो सारा लूट के वो ले आते थे, है ना। तो ये सारा हमने यहाँ तक हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक होगा द चोलास, ठीक है। चोला एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे। और चोलास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर, और एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हम पढ़ेंगे, और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर के बारे में। कौन से एम्पायर के बारे में? चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, ठीक है। हाउ डिड द चोला रेज टू पावर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से चोला जो है पावर में आया, चोला एम्पायर जो है किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, अभी जस्ट मैंने पहले बोला कि राजा जो है अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को संभालने के लिए किसके साथ पावर शेयर करते थे? समांत के साथ, समानतास के साथ,
है ना, समानता के साथ शेयर करते थे। उसी तरह से पलावास जो किंगडम जो है, पलावास के राजा ने भी अपने पावर को शेयर किया किसके साथ, समानतास के साथ। और वो समानतास कौन थे, एक था मुथरायर और दूसरा था विजयलया। ठीक है, अब ये मुथरायर जो है किसका समान था, पलावास का समान था। ठीक है, और वो कहाँ पे, कौन सा पलावास का कौन सा जगह वो संभालते थे, कावेरी डेल्टा जो थंजावुर जो है वो जगह जो है वो संभालते थे। कौन, पलावास का सामंत जिसका नाम था मुथरायर। ठीक है, और दूसरे तरफ उसी तरह से एक और भी था विजयलया। ठीक है, विजयलया जो है वो कौन था, उरायूर जो है वो संभालता था, विजयलया संभालता था। और उसने इन दोनों के बीच में, किसके, मुथरायर और विजयलया के बीच में जो है लड़ाई हो गया। ठीक है, लड़ाई हो गया और उसने मुथरायर से थंजावुर जगह जो है उसने कैप्चर किया। यानी कि इसका मतलब ये होता है विजयलया जो है इन दोनों के वॉर में ये विक्टोरियस साबित हो गए, यानी कि ये जीत गए। ठीक है, और उसी ने विजयलया ने क्या किया, चोला एम्पायर जो है उसको एस्टैब्लिश किया। ठीक है, विजयलया या विजयला जो है अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसी ने क्या किया, चोला का एम्पायर जो है वो उसने एस्टैब्लिश किया। ही बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर को उसने बनाया, एंड टेम्पल ऑफ गॉडेसेस निशुम्भा सुदनी, और एक टेम्पल बनाया वहाँ पे जिसका नाम था निशुम्भा सुदनी। ठीक है, द सक्सेसर्स ऑफ अब जो है विजयलया ने क्या किया, चोला एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, वो क्या था, समांत था, किसका, पलावास का। ठीक है, अब द सक्सेसर्स ऑफ विजयलया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड किंगडम्स। अब जो सक्सेसर्स मतलब क्या होता है, जो विजयलया के बाद जो राजा बने उसको सक्सेसर्स बोलेंगे। ठीक है, विजयलया के बाद जो राजा बने उन्होंने ज़्यादा फैलाया अपने किंगडम्स को, अपने एम्पायर को और भी फैलाया, यानी कि आसपास के जगह को भी उन्होंने अपने अंडर लाया। ठीक है, पांड्या एंड पलावा टेरिटरीज वेयर मेड पार्ट ऑफ द चोला किंगडम। तो पहले जो है ये थंजावुर को जो है उसने क्या किया था, विजयलया ने अपने कैप्चर किया था, उस पर कंट्रोल किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पांड्या और पलावास के सारे टेरिटरीज को चोला किंगडम का पार्ट बनाया, यानी कि चोला किंगडम के अंडर लाया। ठीक है, फर्दर एक्सपेंशन टुक प्लेस अंडर राजा वन जो है चोला किंगडम का राजा है। ठीक है, और माना जाता है कि राजा वन जो है सबसे पावरफुल राजा था चोला एम्पायर का। ठीक है, वो राजा बने कब, 985 में, यानी कि ये 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 985 में राजा वन जो है वो राजा बने। ठीक है, ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा वन ने एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से बनाया, रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, राजा सन, अब उसका बेटा आता है, राजा वन का बेटा आता है कौन, राजेंद्र वन जो है उसने भी क्या किया, अपने एम्पायर को और फैलाया, गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो नेवी होता है ना, नेवी जो मतलब जो पानी के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट करके जाते हैं ना, जो नेवी होता है ना, उस नेवी को उसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया, यानी कि उसी के ज़रिए जो है अलग अलग जगह, यानी कि गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया जो है, ये सारे जो है वहाँ पे उसने लड़ाई की और उसने क्या किया, अपने वहाँ पे उसने रेड किए। ठीक है, इसका उसके बाद आता है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर।
ठीक है। तो ये हमें इससे पहले वाले टॉपिक में हमें ये पता चला कि जो चोला किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश किया था विजयलया ने, ठीक है। उनके सक्सेसर्स जैसे कि राजा राजावन बहुत ही पावरफुल थे, फिर उसका बेटा राजेंद्र वन वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, Gangaikonda Cholapuram built by Raja Raja and Rajendra, ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है टेम्पल है जो राजेंद्र ने बनाया था, राजेंद्र वन ने बनाया था, ठीक है। और ये जो टेम्पल्स जो है जैसे कि थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरा जो है पुरम जो है, ये जो टेम्पल्स जो है चोला एम्पायर का बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल फॉर्म है, ठीक है। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट्स। ये सिर्फ टेम्पल ही नहीं होता था, सिर्फ मंदिर तक ही नहीं रहते थे, ये न्यूक्लियस ऑफ सेटलमेंट्स होते थे। यानी कि मान लो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मंदिर है, ठीक है। अब इस मंदिर के आसपास जो है लोग सेटल्ड होते थे, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल जो है यहाँ पे सेटल्ड होते थे, ठीक है। देयर वेर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन अराउंड, उस मंदिर के आसपास अलग अलग तरह के काम करने वाले होते थे, ठीक है। टेम्पल्स वर ऑल्सो गिवन लैंड बाय रूलर्स एंड अदर्स। अब टेम्पल्स यहाँ पे एक ज़मीन है, यहाँ पे टेम्पल बनाया, ठीक है। अब ये जो टेम्पल के आसपास भी जगह मिलता था, किसके कौन देते थे जगह जो है, ज़मीन जो है कौन देते थे, राजा देते थे, यानी कि रूलर्स देते थे, ठीक है। Agriculture produce used for maintaining all the specialists who worked and lived near temples. अब जो लैंड दिया है राजा ने, वो लैंड उस पे खेती बाड़ी करेंगे, है ना। ज़मीन दिया है जब राजा ने टेम्पल के साथ, तो उस ज़मीन पे क्या होता था, खेती बाड़ी होता था। तो वो खेती बाड़ी का जो भी प्रोडक्शन आते थे वो सारा खर्च करते थे जो मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए, या मंदिर में रहने वाले जो लोग होते थे, मंदिर में काम करने वाले जो लोग रहते थे, उनके लिए पूरा खर्च हो जाता था। जैसे कि हो गया पुजारी होता होगा वहाँ पे, प्रीस्ट, है ना, गार्लैंड मेकर यानी कि माला बनाने वाले, जो मूर्तियों पे चढ़ाया जाता है मालाएं, है ना, वो बनाने वाले, कुक्स होते थे, यानी कि वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके लिए खाना बनाना होगा। स्वेपर्स, जो मंदिर का जो साफ रखते थे जो, ठीक है। म्यूजिशियंस, जहाँ पे मंदिर में म्यूज़िक होते थे, यानी कि भजन्स, ये सारा होता था, ठीक है। डांसर्स मतलब ये नहीं कि आजकल का मॉडर्न डांस नहीं, ऐसे ही जो ट्रेडिशनल फोक डांस होते थे वो सिखाया जाता था। अब इन सब लोगों के रहने के लिए क्या चाहिए, उनके लिए खाना पीना तो चाहिए, है ना। अब जो उसको खाना पीना वो सारा जो पूरा करने के लिए क्या यूज़ करते थे, जो ज़मीन जो मिलता था मंदिर के नाम पे जो राजा देता था, उस ज़मीन पे जो भी खेती बाड़ी होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, वो सारा खर्च कर देते थे इन लोगों के लिए, ठीक है। वी कैन से दैट टेम्पल वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ एज वेल। अब हम ये कह सकते हैं कि टेम्पल्स जो है ना सिर्फ पूजा करने की जगह होते थे, बल्कि वहाँ पे अलग अलग तरह के काम होते थे। वहाँ पे अलग अलग, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे होते थे, जैसे कि वहाँ पे फसल का बोना, उसको बेच देना, उससे पैसे लाना, उस पैसे से और कुछ ख़रीद लेना, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। सोशल और कल्चरल, इस तरह से सोशल और कल्चरल लाइफ भी वहाँ पे होता था मंदिर के आसपास, ठीक है। टेम्पल्स, देयर वर मेनी क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। अब जो है बहुत सारे क्राफ्ट्स जो है टेम्पल्स के साथ होते थे, यानी कि अलग अलग काम करने वाला, जैसे कि मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। वहाँ पे इमेज बनाया जाता था, यानी कि मूर्तियाँ बनाया जाता था, किससे, ब्रॉन्ज से, यानी कि ब्रॉन्ज को हम हिंदी में कहेंगे पीतल, है ना। पीतल का मूर्तियाँ बनाया जाता था, और वो जो है बहुत ही सुंदर होते थे,
ठीक है। ब्रोंज इमेज ऑफ चोला पीरियड वर कंसीडर टू द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो ब्रोंज इमेज होते थे जो चोला एम्पायर के पीरियड में बनाया जाता था, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही उसको सुंदर मानते थे, फाइनेस्ट मानते थे, ठीक है। While most image were of deities, sometime image of devotees were also made. ज़्यादातर वो इमेज यानी कि जो मूर्तियाँ जो है वो ज़्यादातर भगवानों का होता था, और कभी कभी जो डिवोटीज़ होते हैं ना, जो दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके भी मूर्तिज़ बनाया जाता था, ठीक है, उनको भी उसमें उतारा जाता था, ठीक है। फिर हमारा है ये, अब हमने पढ़ा किस बारे में, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर चोला पीरियड में कि टेम्पल्स जो है वो कैसा होता था, वो हमने पढ़ा है ना। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर और इरिगेशन जो है वो कैसा होता था। There was development in agriculture during चोला पीरियड। चोला पीरियड में, चोला एम्पायर के टाइम पे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, यानी कि तरक्की हुआ। क्यों? क्योंकि चोला एम्पायर जो है रिवर कावेरी रिवर जो है नदी बहता था, और नदी जो है समुद्र में जाने से पहले, समुद्र में बहने से पहले क्या बनाते हैं, डेल्टास बनाते हैं। जैसे कि ये हो गया नदी, ठीक है, नदी आ रहा है, यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, तो इस समुद्र में बहने से पहले ये अलग अलग तरह, इस तरह से डेल्टास बनाते थे, इसको डेल्टास कहेंगे, ठीक है। अब ये डेल्टास जो है क्या करते थे, इस एरियाज को, जो यहाँ पे ये जगह, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, इसको फर्टाइल कर देते थे, यानी कि ये वाला जगह जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते थे। तो इसलिए जो चोला उसमें पीरियड में एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। अंडर चोला पीरियड लार्ज स्केल कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड। अब जो है कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया, कल्टीवेट करना, खेती बाड़ी करना। फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, लैंड वाज लेवल्ड। फॉरेस्ट जो जंगल होते थे पहले, वहाँ पे घना जंगल होते थे, उनको उन्होंने काटा, जंगलों को उन्होंने काटा, साफ किया, पेड़ों को काटा, और उस जगह को उन्होंने लेवल किया, यानी कि प्लेन किया, ठीक है, और उसको क्या लायक बनाया, खेती बाड़ी करने लायक उन्होंने बनाया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एम्बैंकमेंट्स बनाया, वेर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग, एंड कैनल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू वाटर टू फील्ड्स, कैरी वाटर टू फील्ड्स, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स बनाया किस लिए, फ्लड से बचने के लिए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो है रिवर बहते हैं, ठीक है, यहाँ जो है इतना जो है पानी बहते हैं। जब पानी जो है, नदी का पानी जो है ज़्यादा हो जाता है, तो वो इतना जगह कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये इतना जगह कवर कर लेंगे, तो जहाँ पे जब अगर यहाँ पे ज़मीन, यहाँ पे किसी का घर होगा, यहाँ पे किसी का घर होगा, ये घर होगा, तो वो पूरा क्या हो जाता था, बह जाता था, यानी कि फ्लड की वजह से, ठीक है। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते थे, एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, यानी कि मोटे मोटे दीवारें जैसे, ठीक है। अब देखेंगे रिवर के सामने जो है मोटे मोटे दीवारें होते हैं, ठीक है, किनारे होते हैं, किसके किनारे, रिवर के किनारे होते हैं मोटे मोटे दीवारें, जिसको एम्बैंकमेंट्स कहा जाता है। और ये दीवारें क्यों बनाते हैं, ताकि फ्लड जो है उसका पानी जो है इस तरफ ना आए, और ये वाला जगह जो है वो सेफ रहे। तो एम्बैंकमेंट्स जो है वो बनाया चोला पीरियड में, ठीक है। फिर उन्होंने किया कैनल्स कंस्ट्रक्ट किया। फॉर एग्जांपल, अब जो है यहाँ पे रिवर है, किसी का ज़मीन जो है इधर है। अब ये रिवर का पानी यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचाएंगे, है ना, फील्ड तक, खेत तक। ये रिवर का पानी यहाँ से जा रहा है, मगर उसका खेत तो इधर है, तो ये खेत जो है उसको उठा के इधर तो नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए यहाँ तक पानी पहुँचने के लिए क्या करेंगे, कैनल्स बनाएंगे, नाला जैसे, ठीक है, कैनल बनाएंगे, डक करेंगे, ठीक है। तो कैनल्स के ज़रिए यहाँ तक वो पानी लाएंगे, ठीक है। इन मेनी ईयर्स टू क्रॉप्स इन मेनी एरियाज
2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, एक साल में 2 क्रॉप्स जो है वो उगाया जाता था। टू प्रोवाइड वाटर टू क्रॉप्स आर्टिफिशियल अरेंजमेंट वर मेड, अब जो है पानी पहुंचाने के लिए किसको, फसल को पानी देने के लिए आर्टिफिशियल अरेंजमेंट भी वो लोग करते थे। आर्टिफिशियल यानी कि नकली तरीके से, नकली मतलब हम जैसे कि बारिश का पानी है वो तो नेचुरल हो गया ना, वो क्या होगा, खेत तक जाएगा, है ना। अब क्या करते थे आर्टिफिशियल अरेंजमेंट में, वो क्या करते थे, अलग अलग तरह के मेथड्स जो है वो यूज़ करते थे। जैसे कि कुआं बनाया जाता था, ठीक है, कुएं का पानी जो है यूज़ करते थे। उस पानी को निकालने के लिए पर्शियन विल के बारे में हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। विल जो है वो यूज़ करते थे, उसके ज़रिए पानी निकाला जाता था और वो पानी जो है खेतों तक पहुंचाते थे, ठीक है। फिर वो क्या करते थे, बड़े बड़े टैंक्स बनाया करते थे और उस टैंक्स में क्या कलेक्ट करते थे, बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो जब बारिश का सीज़न नहीं होगा, रेन सीज़न नहीं होगा, तो क्या करेंगे, उसी टैंक में जो हमने कलेक्ट किया हुआ था, जो उन्होंने रेन वाटर, उसको यूज़ करेंगे खेतों में डालने के लिए, ठीक है। कैनल्स वर यूज टू सप्लाई वाटर, कैनल्स जो है यूज़ करते थे पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो कितना एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, किसके अंडर, चोला के अंडर, ठीक है। These whole works require planning, organizing and maintaining variety of issues. अब ये सारे काम में इतने सारे वो लोग क्या काम करते थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए, ऑर्गेनाइज करना कि ये काम कौन करेगा, कैसे करेंगे, किस तरह से हम इन सारे काम्स को मेंटेन करेंगे। अब ये सारा काम कौन करते थे, एक तो रूलर्स करते थे यानी कि राजा करते थे, और दूसरा गांव में रहने वाले लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़, जो भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होता था, उस एक्टिविटीज़ में, उस काम में कौन इंटरेस्ट लेता था, रूलर्स खुद लेते थे, राजा खुद लेते थे। क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो बहुत कुछ डेवलप होगा, है ना। तो पीपल, लोग, जो गांव में रहने वाले लोग जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो सारे मिलजुल के राजा और प्रजा कह सकते हैं, पीपल, सारे लोग मिलके ये एग्रीकल्चर का यानी कि इरिगेशन का सारा काम वो लोग देखते थे, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, ठीक है। ये सारा होता था चोला पीरियड में, ठीक है। तो चोला पीरियड जो है बहुत ही हम कह सकते हैं वेल्दी या प्रॉस्पेरिटी था उसमें उस टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे चोला के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसा संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, हाउ वाज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। अब जो है राजा जो है क्या बैठा, अपने सिंहासन के पे बैठा, ठीक है। अब सिंहासन पे तो कोई भी बैठ सकता है, ऐसे छोटे से बच्चे को बैठाओ वो भी बैठ जाएगा, है ना। अब खाली बैठने से नहीं चलेगा, उस सिंहासन को संभालना भी पड़ेगा, है ना। उस एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने राज्य को, उसको संभालना भी पड़ेगा, है ना। तो अब वो किस तरह से संभालते थे वो हम देखते हैं, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ पिजन, उर, सबसे पहले जो है पिजन्स का, जो किसान होते थे उनका अपना अपना ग्रुप होता था, ठीक है, जिसको उर बोलते थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जैसा उनका अपना ग्रुप होना, उस ग्रुप को बोलते थे उर, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट कॉल्ड नदू। अब जो है अलग अलग तरह, अलग अलग उर बन के, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ये सारा उर मिलके उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड होता था, एक बड़ा यूनिट या एक बड़ा सोसाइटी ग्रुप फॉर्म्ड होता था, जिसको वो लोग नदू बोलते थे, नडू या नदू बोलते थे, ठीक है।
द विलेज काउंसिल एंड नदू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। यही नदू और विलेज का, गांव का जो काउंसिल होते थे, ये दोनों जो है संभालते थे, अलग अलग फंक्शंस जो है वो संभालते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि क्या काम करते थे वो लोग, डिस्पेंसिंग जस्टिस देना, न्याय देना, ठीक है, या कलेक्टिंग टैक्स कलेक्ट करना, वो सारा कौन करता था, नदू और विलेज काउंसिल जो है इसमें अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते थे। Peasants of Vela caste had a major control over the affairs of the Nadu। जो विला कास्ट जो है किसका है, कौन सा कास्ट है, पीजन का कास्ट है, यानी कि फार्मर का कास्ट है। उनका बहुत ही ज़्यादा नदू पे, यानी कि नदू जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता था, ठीक है। सम रिच लैंड ऑनर्स वेयर गिवन टाइटल्स फ्रॉम चोला किंग। कुछ ऐसे भी लैंड ऑनर्स होते थे, यानी कि लैंडलॉर्ड्स, लैंड ऑनर, ज़मीन के मालिक होते थे, जिनको इवन कि राजा उनको टाइटल देते थे। जैसे कि राजा खुद अपने नाम के सामने आगे टाइटल रखते थे ना, महाराजा अधिराज, इस तरह से, उस तरह से कुछ ऐसे भी लैंड ऑनर्स थे जिनको क्या मिलता था, चोला किंग्स की तरफ से उनको टाइटल मिलते थे। जैसे कि टाइटल क्या मिलता था, जैसे कि मुविंद वेलन, यानी कि इसका मतलब है पिजन सर्विंग 3 किंग्स, ऐसे पिजन जो 3 किंग्स को भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, इतना। ये अराई का इसका मतलब है चीफ, हेड, ठीक है। इस तरह के टाइटल्स जो है किसको मिलता था, लैंड ऑनर्स को मिलता था, किसकी तरफ से, चोला के राजा की तरफ से। With these titles they were entrusted with important office। अब इनको टाइटल्स मिलता है, टाइटल का मतलब ये हो गया कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा या बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफिसर्स होंगे, तो उसके साथ साथ उनको इम्पोर्टेंट काम भी दिया जाता था, बहुत ही उनको इम्पोर्टेंट ऑफिस को उनको संभालना पड़ता था, किसको, लैंड ऑनर्स को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण्स होते हैं ना, जो पुजारी जैसे होता है, ब्राह्मण्स को क्या मिलता था, लैंड मिलता था, लैंड ग्रांट्स मिलता था, यानी कि राजा की तरफ से क्या मिलता था, ज़मीन मिलता था, और उसको बोलते थे ब्रह्मदिया बोलते थे उस ज़मीन को, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स सेटल्ड इन द कावेरी वैली। अब जितना ज़्यादा ज़मीन मिलेगा ब्राह्मण्स, उतने ज़्यादा ब्राह्मण्स क्या हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे। इसी तरह से हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण्स जो है कावेरी वैली यानी कि उस रिवर के आसपास जो है सेटल्ड हो गए, ठीक है। सभा, असेंबली ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। सभा कौन होता था, ब्राह्मण्स का जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स होते हैं ना, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा होगा, जिन ब्राह्मण्स के पास ज़मीन ज़्यादा होगा, वो लोग क्या करेंगे, अपना ही एक असेंबली बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसको बोलते थे सभा, ठीक है। द वर्किंग ऑफ सभा वॉज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। सभा जो भी काम करते थे वो इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि पत्थर पे खोद के लिखना या कॉपर के प्लेट पे खोद के लिखना, ठीक है। तो उसको लिखेंगे तो वो तो मिटेंगे भी नहीं, वो तो जन्म जन्म तक रहेगा, है ना, तो वो है। अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप वॉज नगरम, और एक ग्रुप होता था, वो कौन होता था, नगरम्स कौन होते थे। अब देखो, नगरम्स जो है ट्रेडर का एसोसिएशन होता था, यानी कि जो ट्रेड करता है ना, जो बिजनेस करता है ना, सामान को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है, उनको ट्रेडर्स बोलते हैं। और ये नगरम जो है ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था, उनका अपना ग्रुप होता था, ठीक है। ओकेशनली दे परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। और ये जो ट्रेडर्स, ये जो नगरम्स जो है, वो कभी कभी क्या कर लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी वो लोग परफॉर्म करते थे, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता था, ठीक है। तो ये हो गए कि राजा जो है चोला का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा होता था, उस बारे में ये हो गए, ठीक है। इसमें अलग अलग ग्रुप होते थे, जैसे कि
उर हो गया, नधु हो गया, है ना, फिर हो गया नधु, फिर हो गया ये सभा, है ना, फिर नगरम्स। ये जो है कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनका इम्पोर्टेंट रोल होता था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा आज का हमारा हो गया पूरा किसके बारे में, चोला एम्पायर के बारे में। चोला एम्पायर को किसने एस्टैब्लिश किया था, विजयलया ने एस्टैब्लिश किया था। तो उनके सक्सेसर्स ने चोला एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया। तो चोला एम्पायर के अंडर जो है सब कुछ बहुत कुछ डेवलप हुआ। जैसे कि क्या क्या डेवलप हुआ वहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट हम कह सकते हैं, टेम्पल्स, ब्रोंज स्कल्पचर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे। एग्रीकल्चर और इरिगेशन जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ। एग्रीकल्चर के लिए बहुत अलग अलग तरह के काम करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्लान के साथ किया करते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ही अच्छा होता था चोला एम्पायर का। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।